नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। और इसमें हमने 2021 में पेपर कंडक्ट हुए थे ऑनलाइन, कई सेट्स हुए थे, तो उन सेट में हमने एक सेट लिया है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के सारे क्वेश्चंस। यानी हम लोग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाले 2022 में जो पेपर होने वाला है दिसंबर और जनवरी के बीच में, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर दी गई है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की औसत चाल, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मीटर प्रति सेकेंड में आपको निकालनी है। ठीक है, आमतौर पर किलोमीटर पर आवर में होती है, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में आपको निकालनी है। तो इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। त्रिवेंद्रम से एक ट्रेन चल रही है जिसको पहुंचना है गांधी धाम। ठीक है, रास्ते में 2268 किलोमीटर की दूरी है और उसको 42 घंटे में तय कर लेती है। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 42 घंटे बराबर कितने के होंगे? 2268 किलोमीटर के होंगे। और अगर हम 1 घंटे की निकालेंगे वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 2268, यहाँ पे रख देंगे। और कुल टाइम कितना है? 42 घंटे। तो कितना आंसर आएगा? 54। अगर सिर्फ यही पूछता है कि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालो तो 54 इसका आंसर हो जाता, लेकिन वहाँ पे बात कर रहा है कि मीटर पर सेकेंड में निकालो। तो करना क्या पड़ेगा आपको? 54 किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना होगा? 1000 मीटर होंगे। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो 3600 सेकंड होंगे। तो आप क्या करोगे? जो 54 आपने वैल्यू निकाली थी किलोमीटर में, उसको आप क्या करोगे? उसको आप कन्वर्ट करोगे। तो 54 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, बटे में रखोगे 3600। ये टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? ये आपका जो उसकी दूरी थी वो है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने कि ये टाइम है और यहाँ पे आपको दी गई है किलोमीटर में चाल, और आपको निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा 30/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें एक शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो उससे भी आप लोग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली, तो आप 5/18 यूज़ करेंगे। जैसे हमारा आंसर क्या आया था? 54 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से। तो 18 3 कितने होंगे? 54। और 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 15। तब भी हमारा आंसर आएगा डायरेक्टली। तो आप इस तरीके से अगर चाहें तो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में उल्टा दिया जाता है और आपसे पूछता है कि मीटर पर सेकेंड को आप लोग कन्वर्ट करें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देंगे। आप क्या कर देंगे? 18/5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं 54, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 30 नहीं हो सकता, 27 नहीं, आंसर क्या होगा? 15। तो इंग्लिश में 15 सही है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी है। हिंदी में ऑप्शन 15 नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने क्वेश्चन सेट किए होंगे उनसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे 25 है, तो हिंदी वालों को एक एक्स्ट्रा मार्क मिला होगा। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। कोई छात्र ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। मान लेते हैं कोई छात्र यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इसको हम ए बोलते हैं, और बी पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, इसके लिए पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। तो ए के ठीक उत्तर में यानी ऊपर होगा, तो यहाँ पे पॉइंट ओ है। तो पहले ए जो है वो, कोई छात्र ए से ओ की तरफ जाएगा, लेकिन उसको 120 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और फिर ओ से बी ठीक पश्चिम में है, यानी ओ से पश्चिम में इस तरफ होगा, तो बी यहाँ पे है। तो यहाँ पे दूरी तय करनी पड़ेगी 50 मीटर की। ठीक है, तो ए और बी यानी आपको यहाँ से ए से और बी की दूरी आपको फाइंड करनी कितनी है, और साथ में दिशा फाइंड करने की किस दिशा में है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि
ए की बी से दूरी क्या होगी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, इतना भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि कोई छात्र है जो ए से यहाँ से चला होगा, बी पे पहुँचने के लिए पहले ओ पे पहुँचा होगा और फिर बी पे पहुँचा होगा। अब आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या, आपको ये पता करना है। अगर आप लोग डायरेक्टली जोड़ेंगे इसको, यानी अगर आप ए से ओ 120 और प्लस कर देंगे 150, तो आंसर आएगा 170, जो गलत होगा, जो आंसर इसका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छा उससे पहले आप लोग थोड़ा सा दिशा के बारे में बेसिक बातें जान लीजिए। हम जानते हैं कि ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व और ये पश्चिम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ये उत्तर है, क्योंकि ऊपर है उत्तर, लेकिन किधर वेस्ट में है, यानी ये उत्तर और पश्चिम है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तर और पूर्व है, यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पे देखेंगे तो ये दक्षिण और पूर्व है। तो आपको दिशा भी कंफर्म हो गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम है क्या, डिस्कस करते हैं उसको। इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर मान लेते हैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक समकोण है, त्रिभुज है, तो इसमें 3 पॉइंट होंगे, ए होगा, बी होगा और सी होगा। ए से सी को जोड़ने की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। और ए से बी को जोड़ने की लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको हम पी से डिनोट करेंगे। और बी से और सी से जो ये है लाइन, इसको हम आधार कहते हैं, यानी बेस है, इसको बी से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइपोटेनस, यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर आपको हाइपोटेनस पूछा गया है तो हाइपोटेनस जो एच है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप देखें हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा और इसको सिंपल करते हैं, अगर हमने मान लो कि ए से बी के बीच की जो लाइन उसको हमने ए माना है और ए से सी के बीच हमने जो है सी माना है और बी से सी के बीच हमने बी माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और बेस के आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा इस चीज़ को। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये जो बी और ए का जो पॉइंट है ये हाइपोटेनस वाला पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, हाइपोटेनस का पॉइंट है। और ए से और ओ के बीच का जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है। और फिर आधार कहाँ पे होगा, जो बी और ओ वाला पॉइंट है ये बी यानी बेस या आधार होगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व इसको हम करेंगे कि ए और बी का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी ओ स्क्वायर, ठीक है, और ए ओ स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बराबर 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, जिसको करेंगे आप तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 14,400। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लिख गया है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा ए बी स्क्वायर बराबर 16,900 मीटर। और जब आप ए बी निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इसको आपका निकालना होगा वर्गमूल, और ए बी बराबर 130 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ये बताएं कि यहाँ पे जो ए है वो बी के सापेक्ष किधर है। भाई बी किधर है, नॉर्थ में है, ठीक है, उत्तर में है, और ए किधर है, साउथ में है। तो कंफर्म हो गया है कि बी और ए के सापेक्ष जो है कहानी वो क्या है, साउथ वाली है। लेकिन किधर है, बी के इस तरफ अगर होता तो ये पश्चिम होता, बी के इस तरफ है तो ये पूर्व है। तो इसका मतलब क्या है, साउथ में है लेकिन किधर है, ईस्ट में है, यानी इस तरफ है, ठीक है। साउथ में है और ईस्ट में है, दक्षिण में और उत्तर में है। तो सॉरी दक्षिण में है और पूर्व में है, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में है। तो बस इसका दोनों हमको आंसर्स मिल चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 130 मीटर निकल के आया था, लेकिन क्या निकल के आया था, दक्षिण और पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्लॉथ के बारे में। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, और फिर स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, उसके बाद स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी की मदद से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तब भी इसको आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता होगा एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा, स्लॉथ अगर आपने डिस्कवरी पे देखा होगा तो ये चिंपैंजी तो नहीं दिखता है, ये दिखता है भालू जैसा। ठीक है, लेकिन 22, आप ये बोल रहे सोचें कि 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में क्या 22 घंटे सोएगा, तो खाएगा कितने टाइम और शिकार कितना टाइम करेगा और क्या क्या करेगा, तो ये तो 22 घंटे बिल्कुल नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4 ही बचा हुआ है, क्योंकि स्लॉथ आपको पता है कि भालू जैसे दिखते हैं, और जब आपको पता है कि 22 घंटे नहीं हो सकता तो 17 घंटे के लगभग ये सोते होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखना चाहें एनसीईआरटी की किताब के अंदर एग्जैक्टली यही कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी की बुक में क्या स्लॉथ के बारे में लिखा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को एनसीईआरटी पूरा तैयार करना है, पूरा क्लास 3rd से लेकर के आपको क्लास 5th तक की सारी एनसीईआरटी ईवीएस की पूरी तैयार करनी है। सारे क्वेश्चंस आपके जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इन बुक से आएंगे। अगर आपने कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूं। मैं आपको क्लास 3rd और 5th की पूरी एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पॉइंट हैं, वो सारे डिस्कस कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 3rd और 5th की एनसीईआरटी मैं पूरी कंप्लीट कर दूं वीडियो फॉर्म में। एक एक पॉइंट उसमें मैं डिस्कस करूंगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आपके 15 मार्क्स जो हैं वो आपको श्योर मिलेंगे। तो फिलहाल देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी से मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। ये स्लॉथ है और ये दिख रहा है लाइक बियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि स्लॉथ जो है वो ये लुक लाइक बियर, यानी भालू के जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। ठीक है, ये स्लॉथ है, ये स्पेंड करता है ऑलमोस्ट 17 आवर्स, 17 घंटे लगभग ये सोता है। कैसे सोता है? वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ठीक है, यानी किसी भी पेड़ की शाखा के ऊपर उल्टा लटकते हुए 17 घंटे के आसपास होता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच दे लिव। जिस पेड़ पे रहते हैं उन्हीं की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। इसको कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। When it has eaten enough leaves from that tree, जब उन्होंने ज़्यादा मात्रा में टी को यानी पर्याप्त मात्रा में पत्तियों को खा लिया होता है, it moves to the nearby tree, तो फिर वो क्या करते हैं? किसी दूसरे पड़ोसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। Sloth live for about 40 years, कितने 40 वर्षों तक लगभग स्लॉथ जिंदा रहते हैं। In that time they move around only 8 trees, और तब तक केवल क्या करते हैं? लगभग ये 8 पेड़ों तक ये मूव कर सकते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। हफ्ते में एक बार क्या करते हैं? ये नीचे आते हैं और अपने आप को थोड़ा आराम देते हैं। तो ये कहानी है स्लॉथ के बारे में जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं ईवीएस के अंदर। 15 मार्क्स आपके, 15 मार्क्स आपके सिक्योर हैं। तो अब हम लोग जो है मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग बताएं कि इसका आंसर सही क्या है। तो जाहिर सी बात है, स्लॉथ कैसा है? स्लॉथ एक भालू जैसा दिखता है और 17 घंटे के आसपास तक वृक्ष में उल्टे सिर लटक कर सोता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, डालते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की कौन सी यह प्रक्रिया है? भाई हमारे पास छन्नी है या फिर कपड़ा है, अगर दूध डाल दिया उसमें तो मलाई तो उसी में रह जाएगी, दूध नीचे निकल आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो मलाई है वो एक तरीके से ठोस वाला पार्ट है। वो कैसा पार्ट है? ठोस। और जो दूध है वो तरल पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि ठोस और तरल का जो मिश्रण था उसमें से हम क्या कर रहे हैं? ठोस को और तरल को अलग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड होता है? इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, यानी इसको हम कहते हैं निस्यंदन। ये फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है,
सीविंग का मतलब होता है कि छानना। अगर मान लेते हैं रेत है, उसमें रेत में कोई चीज़ के टुकड़े पड़े हैं बड़े बड़े, उनको निकालना है तो इसमें ठोस और ठोस से हम लोग निकाल देते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर बाल्टी में रेत वगैरह है, उसको हमने घोल कर रख दिया है, तो फिर पानी में जो रेत है नीचे बैठ जाएगी, तो वो सेडिमेंट है, उससे हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको फिल्टर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाता है, फिल्ट्रेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन को आपको पहले समझना पड़ेगा। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, इसमें क्या बात कही जा रही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कक्षा 5 की पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 मीटर। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, बराबर है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है, 10.7 सेंटीमीटर है, 10.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ज़मीन पर दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी। तो आपको ये आप जान चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है और आपको 10.7 सेंटीमीटर निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 1.177 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर आएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन द वन साइड, यानी कौन से 3 राज्यों के समूह हैं जिनके एक किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये हमारा जो है पेनिनसुला है, भारत का ये प्रायद्वीप क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु है, दिस इज़ केरला, ये केरला है। और उसके बाद ये फिर आंध्र प्रदेश यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर ये उड़ीसा आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दिस इज़ उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और ये तमिलनाडु है। ये तीनों किधर है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यानी यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो है, महाराष्ट्र नहीं होगा। ठीक है, उड़ीसा तो है, केरल नहीं होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाता है। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि सपोज आप मध्य प्रदेश में हैं, आप कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, और विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट, इस मध्य प्रदेश के राज्य से आपको बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारे इंडिया में सबसे थिकेस्ट यानी घने जंगल पाए जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारा इंडिया है और आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे, आप मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर बीचों बीच में है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं, जो थिकेस्ट फॉरेस्ट, जो घने जंगल मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में। ठीक है, झारखंड में आपको जंगल मिलेंगे, आपको पश्चिम बंगाल में जंगल मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी की बुक में क्या यहाँ पे इमेज दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने इमेज निकाली है एनसीईआरटी की बुक से। आप यहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश से आप किधर देख रहे हैं, किस तरफ आप देख रहे हैं कि आपको बहुत घने जंगल मिल रहे हैं। तो आप अगर ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ में, तो उतने घने जंगल नहीं मिल रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं वेस्ट में, तो यहाँ पे रेगिस्तान है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। नीचे भी आपको नहीं मिलेंगे उतने घने जंगल। लेकिन जो थिक फॉरेस्ट हैं वो आपको कहाँ मिल रहे हैं, आप देखें झारखंड में आपको मिल रहे हैं थिक फॉरेस्ट, आपको पश्चिम बंगाल में थिक फॉरेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, आपको त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब स्टेट्स में आपको मिल रहे हैं। तो ये स्टेट्स किधर हैं, ये स्टेट्स नॉर्थ में और ईस्ट में हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट। तो अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है हाइट ऑफ पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसकी पीक की चोटी की हाइट कितनी है। तो इस सबको पता है 8,850 मीटर, या फिर अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर 8,848 मीटर हम करके आते। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 8,850 मीटर इसकी आंसर सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि शूटिंग स्टार, यानी कोई भी तारा जो रात में हम देखते हैं कि टूटता हुआ जा रहा है और गायब हो जाता है, वो तारा जो है वो एक्चुअली है क्या। आप लोगों ने रात में देखा होगा कि कई तारे आपको दिख रहे हैं कि टूटा और चला गया, गायब हो गया। वो बेसिकली तारा नहीं होता है, क्योंकि तारे टूटेंगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे। तारे
बहुत ही अलग चीज़ होती है। आगे मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तारे वगैरह क्या होते हैं, गैलेक्सीज क्या होती हैं और ब्लैक होल क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो जो शूटिंग स्टार होता है वो कोई स्टार नहीं होता है, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, कॉमेट नहीं होता है यानी धूमकेतु नहीं होता है, मेटियोर और एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड भी नहीं होते हैं। आंसर क्या होगा, मेटियोर होते हैं। ठीक है, मेटियोर का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखिए जो उल्का होते हैं, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर स्पेस में कई टुकड़े आपको दिखाई दे सकते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं। वो किसी कारणवश हमारी पृथ्वी के तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे हमारे वायुमंडल में घुसते हैं, हमारे वायुमंडल के द्वारा उनके ऊपर घर्षण लगाया जाता है, फ्रिक्शन लगता है, उससे वो जल जाते हैं, जलते जलते गायब हो जाते हैं। तो उनको हम उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, उल्का। ठीक है, वो एक मेटियोर होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उल्का कहाँ जलते हैं आकर के, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हमारे वायुमंडल की एक परत होती है जिसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर, यानी इसको कहते हैं मध्यमंडल। तो यहाँ पे आके जल जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कहा गया है कि खेजड़ी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ बोला गया है कि खेजड़ी एक ट्री है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको सही बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले खेजड़ी ट्री जो है एनसीईआरटी की बुक में ईवीएस में पूरा इसके बारे में दिया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पढ़ते हैं इसमें विकल्प कौन कौन से हैं। लिखा हुआ है कि दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरियाज। ये जंगल, ये जो पेड़ है ये मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। अब जाहिर सी बात है, अगर वो डिजर्ट एरिया में है तो वहाँ पानी तो ज़्यादा नहीं होगा, तो दूसरा भी ऑप्शन सही है। फिर लिखा हुआ है कि दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड नीडेड। यानी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया। ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला लिखा हुआ है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं होता है। ये डी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। और फिर ई वाला बोल रहा है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब विकल्प को हम देखते हैं। अच्छा, विकल्प को देखने से पहले थोड़ा मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में जो ये खेजड़ी के बारे में जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट है। खेजड़ी ट्री फाउंड मेनली इन डिजर्ट एरियाज, यानी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ठीक है, यानी बिना ज़्यादा पानी के भी ये ग्रोथ कर लेते हैं। इनकी जो छाल है, इनकी जो बार्क है, यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इनकी छाल का उपयोग होता है दवाई के निर्माण में। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट। जो लोग हैं इनके फलों को जो है पका के खा सकते हैं। और इसकी लकड़ी, इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और इसकी जो लकड़ी है उसमें जो कीट होते हैं वो नहीं लगते हैं, यानी उसको खाते नहीं। लकड़ी बहुत दिनों तक इसकी स्ट्रांग रहती है, जल्दी घुलती नहीं है। एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी। जो भी आसपास के जो जानवर हैं वो इसकी पत्तियों पर डिपेंड रहते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू, मतलब आप छोटे जो बच्चे होते हैं क्लास 3 के या फिर इस एरिया के बच्चे जो होते हैं, इस लेवल के बच्चे, वो इनकी छाया में खेलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इन ऑप्शंस को, विकल्प को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है। और डी क्या बोल रहा है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के निर्माण में होता है। तो यानी ए, बी और डी ऑप्शन जो करेक्ट हैं, और सी वाला बिल्कुल भी नहीं करेक्ट है और ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, बी और डी इसका आंसर होगा। तो देखते हैं कि ए, बी और डी किधर है। तो ए, बी और डी पहले ही विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है वो करेक्ट होगा, ए, बी और डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे एनसीईआरटी की बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि जो कथन दिए गए उनमें से कौन सा सही है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। मिट्टी के घर बने हैं और दीवार कैसी है, मोटी है, और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। आप लोग बताएं कि ये छात्र किस स्टेट से आया है, ये छात्र किस राज्य से आया है।
तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, मिट्टी के घर बने होते हैं, तो राजस्थान इसका सही आंसर है। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चा है जो ये कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। इट्स वेरी हॉट टू, बहुत गर्मी पड़ती है। वी लिव इन मड हाउस, हम कहाँ रहते हैं, मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक, और हमारे घर की जो दीवार बहुत मोटी होती है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, और हमारी जो घर की दीवार है इस पर मिट्टी की ही पुताई होती है। और द रूफ्स आर मेड अप ऑफ थॉर्नी बुशेस, यानी जो छत है वो कटीली झाड़ियों द्वारा ढकी होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे। तो यही तो सारे हमने अभी ऑप्शंस पढ़े थे, तो आंसर क्या था, राजस्थान, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं एनसीईआरटी बुक की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन कहा गया कि आई एम फ्रॉम प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ पीपल प्रीफर्स टू ईट फिश कुक्ड विद मस्टर्ड ऑयल, यानी मैं उस स्थान से हूँ जहाँ लोग सरसों को तेल के साथ पका करके मछली को खाना पसंद करते हैं। तो वो व्यक्ति कहाँ से है, गोवा से है या केरला से है या कश्मीर से, मिज़ोरम से, कहाँ से है। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी सभा में अपना परिचय देते हुए छात्र ने कथन क्या किया कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतम लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग गोवा से आते हैं वो कोकोनट ऑयल में पका करके मछली खाना पसंद करते हैं। केरल में अगर हम देखें तो केरल में ऐसा कोकोनट या फिर इसके बारे में नहीं है। कश्मीर की अगर बात करें तो वो उस क्वेश्चन का आंसर कश्मीर ही है, वो लड़का कश्मीर से आया होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी की बुक में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जूनी कुछ कह रही है। क्या कह रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, ठीक है, और मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मुझे सरसों के तेल में पकी मछली खाना बहुत पसंद है, ठीक है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे और जहाँ पे हमने मछली खाई थी लेकिन वो उतनी टेस्टी नहीं थी या उसका टेस्ट अलग था। मेरी मम्मी ने कहा कि दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, यानी वहाँ पे जो मछली आपको मिली थी वो कोकोनट ऑयल में पकी हुई मिली थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखे कि कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल के साथ मछली को पका के खाते हैं, लेकिन गोवा में कहाँ खाते हैं, गोवा में खाते हैं कोकोनट ऑयल से मछली को पका के खाते हैं। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अब हो सकता है कि अगले पेपर में आपसे पूछ ले कि हांगकांग में जो है लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो ये बोल रही है ली चेन, क्या बोल रही है कि मैं हांगकांग से में रहती हूँ और मेरी मम्मी एंड आई बोथ ईट स्नैक्स, मैं और मेरी मम्मी सांप खाते हैं। मतलब बड़ा विचित्र चीज़ है ये। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये थॉमस क्या बोल रहा है कि मैं केरला में रहता हूँ और आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मैं दो चीज़ें खाना पसंद करता हूँ। बोथ ग्रो इन अवर कोर्टयार्ड, जो हमारे दोनों बगीचे में ग्रोथ करते हैं, उगते हैं। वन ग्रो ऑन ए टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, एक तो लंबे पेड़ पे उगता है और एक ज़मीन के नीचे उगता है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी, ठीक है, कोकोनट के साथ में हम खाते हैं, कहाँ पे खाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, केरला में। तो इस तरीके से एनसीईआरटी की बुक के अंदर बहुत चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। तो अभी मैं डिस्कस भी करता रहूँगा कि कितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की किताब है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करिए, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें तो सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, चलो पढ़ते हैं इनको। लिखा हुआ है कि एक अडल्ट हाथी है जो लगभग 2 क्विंटल 220 किलो के आसपास हरी पत्तियाँ खा सकता है एक दिन के अंदर। ये ज़्यादा हो जाएगा कुछ, ठीक है, इसको तो हम पढ़ते ही समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ी इस ऑप्शन में है। फिर अगला लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट, उनके अधिक वजन की वजह से मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद बहुत से हाथी जो हैं बहुत ज़्यादा समय तक सोते हैं या फिर आराम करते हैं। तो ये विकल्प ठीक है, एक बार देखते हैं। अगला विकल्प बोल रहा है कि इवन 3 months ओल्ड बेबी
एलिफेंट। और हाथी का अगर 3 महीने का बच्चा है तो उसका भी वजन लगभग 200 किलोग्राम का हो सकता है। और ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट स्लीप 9 to 10 आवर्स, लगभग 9 से 10 घंटे के आसपास में सभी औसतन सभी हाथी सोते हैं। तो थोड़ी सी कहानी गड़बड़ है, चलो देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका आंसर तो मैं कर दूंगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखते हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन पर इन हाथियों को देख रहे होंगे। अगर आप लोग साथ दें तो फिर मंजिल दूर नहीं है। हम बहुत जल्दी ही सारी इम्पोर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं सीटेट के लिए 2022 के लिए, हम कवर कर देंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथियों को आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस किताब में लिखा क्या हुआ है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट, यानी जो वयस्क हाथी है, कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम से ज़्यादा खा सकता है पत्तियों को और ट्विंग्स को, टहनियों को। ठीक है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, यानी हाथी जो हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड, यानी मिट्टी के साथ में खेलना पसंद करते हैं और पानी के साथ भी खेलना पसंद करते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, जो मिट्टी होती है वो इनकी त्वचा को ठंडी बनाए रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन, उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो भी पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, और हम सब जानते हैं कि हाथी अपने कानों को लगातार पंखे की तरह डुलाते रहते ताकि उनको ठंडक मिलती रहे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हाथी के बारे में। ठीक है। तो ये है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये 200 किलोग्राम नहीं, ये 100 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा था। और अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के बच्चे जो है 200 किलोग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और 9 से 10 घंटे नहीं, केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। तो सही सिर्फ क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काफ़ी आसान से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सेलेक्ट करना है विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज़, यानी यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसको रिसाइकल हम कर सकते हैं। तो वो क्या है? यानी एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। ठीक है। पॉलीथीन को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पॉलीथीन को हम नहीं कर सकते हैं। अब पॉलीथीन है तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं आगे। क्या लिखा है? बेडशीट लिखा हुआ है। ठीक है। कॉटन की बनी हो सकती है। न्यूज़पेपर कागज़ के होते हैं। प्लास्टिक है, नहीं कर सकते हैं। आयरन है, यानी आयरन नेल है, कील है। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ग्लास बोटल्स हैं। ठीक है। ग्लास की बोतल है, प्लास्टिक की नहीं है, तो ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है। और स्टील है, मग है, और स्टील मग है और कार्डबोर्ड है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जहाँ पे प्लास्टिक होगी वो नहीं, प्लास्टिक यहाँ पर भी है, प्लास्टिक कहाँ पे? यहाँ पर भी है, और पॉलीथीन यहाँ पे है, तो हम इनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि मैच द फॉलोइंग, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है छोले भटूरे। छोले भटूरे जो है वो फेमस फूड कहाँ का हो सकता है? वो फेमस फूड हो सकता है दिल्ली का। ठीक है। दिल्ली के अलावा अगर हम देखें तो हरियाणा का भी फेमस फूड हो सकता है, और उसके अलावा पंजाब का हो सकता है। तो छोले भटूरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। फिर अगर हम देखेंगे बॉइल्ड टेपियोका विद करी मेड यूजिंग कोकोनट, यानी अगर हम इसकी हिंदी को देखें तो नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है केरला में। तो अभी हमने इसको देखा भी था एनसीईआरटी की किताब में कि बॉइल्ड टेपियोका विद करी मेड यूजिंग कोकोनट, ये केरला में है। और फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, यानी मछली जो है वो पकी हुई किसमें? सरसों के तेल में, वो कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है। और अगर हम देखें सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, यानी समुद्री मछली जो है वो कोकोनट ऑयल में तली हुई कहाँ पे है? तो वो गोवा में है। तो इस तरीके से हमारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यानी पहले का जो है ऑप्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है? करेक्ट है ई। तो पहले का ई है। उसके बाद दूसरे का क्या है? दूसरे का बी है। ठीक है। इन दोनों को मैच करवाते हैं। पहले का ई है, तो पहले का ई तो आपको मिल रहा है 3 ऑप्शंस में। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पहले में सी दिया गया है, और फिर दूसरे में हमारा बी था,
तो दूसरे में यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का जो पेडागोजी वाला पार्ट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो 15 क्वेश्चंस आप पूरे प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है। तो बहुत जल्दी मैं एनसीईआरटी का पूरा एक क्लास 3rd से लेकर के क्लास 5th का पूरा एक समरी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे 15 क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, बन जाएंगे, और आपको बस केवल ईवीएस में प्रैक्टिस करना होगा पेडागोजी वाले पार्ट में। तो अब हम लोग मूव करते हैं ईवीएस का जो पेडागोजी वाला पार्ट है, उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4th स्टूडेंट ऑफ ईवीएस, यानी अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए, यानी किसके लिए, आपको इसमें जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उनका आपको रचनात्मक आकलन करना है, उसके लिए आपको उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो बच्चों के रचनात्मक आकलन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात अगर हम समझें, राइटिंग क्वेश्चंस आंसर ऑफ चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यानी फ्लोटिंग और सिंकिंग के ऊपर अगर कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है तो इसमें कोई रचनात्मक आकलन की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है डेफिनेशन फ्लोटिंग और सिंकिंग की, यानी डूबने और तैरने की अगर वो परिभाषा दे रहा है, तब भी यहाँ पे कोई रचनात्मक आकलन की बात नहीं की जा रही है। अगर ऑप्शन 4 को देखें, लर्निंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच सैंक एंड फ्लोट, अगर बच्चा उन ऑब्जेक्ट्स को लर्न कर रहा है जो डूब जाते हैं, तो अगर उनकी सूची तैयार कर रहा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो डूब जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई रचनात्मक आकलन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो परफॉर्म करेगा, अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तभी वो समझ पाएगा, सीख पाएगा, जान पाएगा लर्निंग, और तभी वो जान पाएगा सिंकिंग और फ्लोटिंग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, यानी अगर हिंदी में इसको हम देखें, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप बच्चा कर रहा है। और बच्चा जब क्रियाकलाप करता है, यानी बच्चा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो करके सीखते हैं, वो एक्टिविटी करेंगे उसके बाद वो सीखेंगे। ठीक है, किताबें पढ़ करके वो सीख नहीं सकते। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट बहुत चीज़ें होती रहती हैं, उनको देखते हैं, फिर वो वही चीज़ों को रिपीट करते हैं और फिर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट, यानी अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट को ईवीएस की टीचिंग में समाहित कर दें तो ये किस चीज़ को प्रमोट करेगा। हिंदी में अगर देखें तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और कौशल का समावेशन करना चाहिए, क्योंकि यह किसे प्रोत्साहित करेगा। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अगर हम ईवीएस के शिक्षण में अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट को, कला और कौशल को अगर हम समाहित कर दें या समावेश उसका हम करवा दें, तो उससे एक चीज़ तो नहीं होने वाली। वो क्या है? वो है कक्षा में अनुशासन। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। बाकी अगर हम देखें किस किस को वो प्रमोट करेगा, तो जाहिर सी बात है वो प्रमोट करेगा क्रिएटिविटी को, यानी बच्चा कोई नई चीज़ परफॉर्म करेगा, वो नई चीज़ को क्रिएट करेगा, उसको भी पीयर लर्निंग को भी प्रमोट करेगा, यानी आपस में जब बच्चे बैठे होंगे वो कुछ न कुछ चीज़ों को एक दूसरे से सीख रहे होंगे, और इंक्लूजन को भी, समावेशन को भी वो शामिल करेगा। तो इन तीनों चीज़ों को प्रमोट करेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4th स्टूडेंट, यानी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय यानी शेल्टर के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? कौन सी ऐसी एक युक्ति है, स्ट्रेटजी है जो इंक्वायरी को यानी पूछताछ को प्रोत्साहित कर, जिससे बच्चा इंक्वायरी करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं।
तो इसमें लिखा हुआ है कि आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अगर हम क्या करें, विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए अगर हम कहें, तो उससे क्या वो इंक्वायरी को प्रमोट करेगा? तो नहीं करेगा। अगर हम देखें, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, यानी विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र को साझा करना, आपस में शेयर करना, क्या उससे वो इंक्वायरी को प्रमोट करेगा? अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें, आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउसेस कंस्ट्रक्शन साइट, तो ये प्रमोट कर सकता है। हिंदी में देखते हैं, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। तो यही एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो हमको सेलेक्ट हम यहाँ पे करेंगे। यानी जब भी अगर हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनमें एक ऐसी युक्ति स्ट्रेटजी को डेवलप करें ताकि वो इंक्वायरी को प्रमोट करें। जब भी हम शेल्टर की बात करेंगे, आश्रय की बात करेंगे, तो बच्चे अगर विजिट करेंगे किसी भी एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास और वहाँ पे वो देखेंगे हाउसेस में किस तरीके से हाउसेस बन रहे हैं, किस टाइप के हाउसेस हैं, और फिर हम उनसे पूछेंगे, उससे क्या होगा, एक इंक्वायरी जनरेट होगी, इंक्वायरी प्रमोट होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। और अगर हम 4 की बात करें, तो शोइंग ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। छोटे बच्चों को तो कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो पीपीटी के बारे में वो कैसे जानेंगे और पीपीटी के द्वारा वो किस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ज़्यादा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है ईवीएस द प्राइमरी क्लासेस इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, यानी प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस है, वह क्षेत्र, वह विशेष क्षेत्र जिसमें एकीकरण है। किस चीज़ का एकीकरण होता है? तो हम जानते हैं कि ईवीएस के अंदर केवल साइंस के इश्यूज नहीं होते हैं और केवल एनवायरमेंटल एजुकेशन के इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, उसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। अगर हम देखें कि ईवीएस के अंदर क्या केवल सोशल साइंस के इश्यूज होंगे? नहीं होंगे। क्या ईवीएस के अंदर साइंस के और सोशल साइंस के इश्यूज होंगे? नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ईवीएस के अंदर कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज होते हैं साइंस के, सोशल स्टडीज़ के। सोशल स्टडीज़ के अंदर बहुत से सब्जेक्ट आ जाते हैं, और फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी एक बहुत ही होलिस्टिक। जब भी हम बात करते हैं ईवीएस के बारे में, तो हम जानते हैं ईवीएस क्या है, एक होलिस्टिक साइंस है। होलिस्टिक मतलब जिसके अंदर बहुत कुछ सब्जेक्ट समाहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, यानी निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस पढ़ाई जाती है उसका आखिरकार उद्देश्य क्या हो सकता है, कि बच्चे उसको पढ़ करके क्या चीज़ को सीखेंगे, क्या चीज़ को डेवलप करेंगे। तो बस उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि टू सेंसिटाइज लर्नर्स टू इशूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इसमें आप सोचेंगे बहुत ही नॉर्मल चीज़ों को, तो फिर आप सही आंसर क्लिक नहीं कर पाएंगे। दूसरे अगर हम देखें इसमें जो दूसरा इसका जो विकल्प है, टू डेवलप सिंपल मॉडल्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, यानी आसपास के जो भी स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। उसके अलावा देखें टू ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अपर प्राइमरी साइंस क्लासेस, साइंस कॉन्सेप्ट्स, यानी धीरे धीरे अगर हम देखें, धीरे धीरे बच्चों को, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रतियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। और फाइनली है कि टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अवेलेबल इन द लोकेलिटी, यानी ये बात कर रहा है कि विद्यार्थियों को उनके आसपास में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो फिलहाल इनमें से अगर देखें तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, टू सेंसिटाइज लर्नर्स टू इशूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, यही इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहा गया कि टीचर आस्क स्टूडेंट, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से पूछा
to consult their family members to find out the names of different plant parts like root, stem and flower eaten as a food. This activity is designed to, ये एक्टिविटी किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करी गई है? शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना क्या है, यानी इस एक्टिविटी से बच्चा क्या चीज़ को सीखेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर छोटे बच्चे अपने फैमिली में जा कर के पूछेंगे कि हम जो खाते हैं वो किस चीज़ का है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो जड़ है कि तना है कि फ्लावर है, तो इससे क्या होगा, बच्चों का एक्सपीरियंस डेवलप होगा। क्योंकि बच्चा जब खुद उस चीज़ को करके देखेगा तो उसको अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। यानी ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो प्रमोट लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फूड। छोटा बच्चा है, उसको कॉन्सेप्ट से कोई अभी मतलब नहीं है। वो ऐसा नहीं बात करेगा कि ये रूट क्यों है, ये जड़ क्यों है, ये कैसे डेवलप होती है, कहाँ से निकलती है, उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो मेक दिस लेसन मोर एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। अब इसमें ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है कि अगर वो जड़, तना, पत्ती या फूल के बारे में अगर वो फैमिली से पूछेगा तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एंजॉय करेगा वो। और अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन की, अलाउ द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्रीली, यानी इसमें ये भी कोई विकल्प अच्छा नहीं है कि इसमें विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनको अगर ईवीएस पढ़ाना है तो कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट युक्ति है जिससे वो ईवीएस को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे? तो जाहिर सी बात, अगर हम यहाँ बात करें मेक अ मिक्स्ड पीयर ग्रुप इन द क्लास, अगर हम एक क्लास के अंदर मान लेते हैं क्लास है, इसमें बहुत से टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम उन बच्चों को आपस में बिठाएं, अलग अलग टाइप के बच्चों को, और उससे वो सीखेगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अलाउ मोर टाइम टू फिनिश द टास्क, यानी ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा टाइम देंगे ताकि वो अपना कार्य को फिनिश कर पाएँ। और उसके अलावा अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन को, ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स एंड टीच द पार्ट्स सेपरेटली, यानी जो टास्क दिया गया उसको टुकड़ों में तोड़ा जाए और फिर एक एक पार्ट को जो तोड़ा गया है टुकड़ों में उसको फिर सेपरेटली बच्चों को पढ़ाया जाए। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि यूज़ मोर टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है उसको इन सभी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो हम क्या करेंगे, उसको स्पर्शी यानी टैक्टाइल लर्निंग मटेरियल, हम उसको कुछ ऐसे स्पर्शी मटेरियल देंगे, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का हम उसको यूज़ करने के लिए देंगे, जिससे वो खुद समझ पाए, खुद सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ लेसन प्लान वेयर स्टूडेंट्स शुड बी असेस्ड वाइल टीचिंग ईवीएस, यानी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि एट द एंड ऑफ लेसन, यानी पाठ के अंत में, या फिर एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द असेस्ड, यानी पाठ के आरंभ में, या उसके अलावा अगर देखें व्हेन स्टूडेंट्स विश टू असिस्ट, यानी जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं तब किया जाना चाहिए, या फिर ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम के दौरान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम के दौरान अगर उनका आकलन हम करेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि यू हैव टू assess your students' EVS project and give them quick feedback. Which assessment tool will you choose? यानी आपको अपने विद्यार्थियों का पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है
और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन को चुनेंगे? ठीक है, आपको क्या करना है, बच्चों को ईवीएस प्रोजेक्ट को आपको एसेस करना है और उनको फीडबैक देना है। तो इनमें से आप कौन सा टूल चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे या उनको हम क्या करेंगे, रेटिंग स्केल या फिर चेकलिस्ट या फिर पीयर असेसमेंट, तो जो सही सबसे सटीक इसका जो है, अगर आप खुद देखें, अगर आपको बच्चों को ईवीएस के एक प्रोजेक्ट के आधार पे अगर उसको आप चेक करना है, एसेस करना है और फिर क्विक फीडबैक देना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ आप इस तरीके से चेकलिस्ट बनाएंगे जिसमें आप टिक मार्क करके आगे आपने जो भी क्वेश्चन लिखे होंगे वो लिखेंगे और आप बच्चों से क्वेश्चन को पूछेंगे और फिर वहाँ पे टिक मार्क करेंगे, यानी यस या फिर नो। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए, ज़्यादा फालतू का डेटा इकट्ठा ना करते हुए आप आसानी से बच्चों को फीडबैक दे देंगे। तो सही जो मेथड है वो क्या है, चेकलिस्ट मेथड है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट, यानी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट। तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया कि टीचर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ वे ऑफ टीचिंग रेदर देन इवेल्युएशन, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर देखें ऑप्शन नंबर तीसरे को, इट प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन मास्टरिंग न्यू नॉलेज। छोटे बच्चे थोड़ी कोई मास्टरिंग कर पाएंगे, कोई मास्टर जानकारी हासिल कर पाएंगे और एक नई जानकारी की बात की जा रही, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यानी इट इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा मिल सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया कि प्राइमरी क्लासेस जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होती हैं, विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें स्टेज है जो कक्षा प्राइमरी लेवल के लिए होता है? तो जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए हैं, तो पहली स्टेज क्या होगी? प्रिपरेटरी स्टेज होगी। ठीक है, उसके बाद मतलब प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल स्टेज ही होती हैं। ऑप्शन नंबर A और C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है प्राइमरी क्लासेस जो कक्षा 1 से 5 के लिए होती है विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी हिंदी में अगर हम देखें तो इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो इसमें आरंभिक स्तर है और बुनियादी स्तर है, मध्य स्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर B नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A और C इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? क्या बात कर रहा है? कौन सा एक प्रोसेस स्किल नहीं है प्राइमरी लेवल पर? आपको ये ध्यान देना है। मैपिंग, डिफाइनिंग वेरिएबल ऑपरेशनली, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, रिकॉलिंग फैक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ बताना है कि कौन सा एक प्रोसेस स्किल, ठीक है, एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम रिकॉलिंग फैक्ट की बात करेंगे, यानी ये रिकॉलिंग फैक्ट का मतलब है कि रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, तथ्यों का अनुसरण करना। अगर कोई फैक्ट, किसी किताब में कोई फैक्ट लिखे हुए हैं, बच्चा उसको क्या कर रहा है? रिकॉल कर रहा है, यानी पहले उसको मेमोराइज करेगा, पहले उसको सीखेगा, समझेगा, यानी उसको रट्टा लगाएगा, उसके बाद उसको रिकॉल करेगा। तो ये कोई उसका एक कौशल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 4 जो नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे में एक रोट लर्निंग डेवलप होती है। रोट लर्निंग क्या है? बहुत पहले जो ट्रेडिशनली, जो पहले के आज से कई वर्ष पहले जो विद्यार्थी पढ़ा करते थे, उनको फोकस रोट लर्निंग पे किया जाता था। अभी बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? अभी बच्चों को हम नई जो एजुकेशन पॉलिसी उसके अंतर्गत बच्चों को हम रोट लर्निंग से बाहर निकाल रहे हैं, ताकि बच्चे कुछ समझ पाएँ, कुछ क्रिएटिव कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज़ द सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी थीम परिवार तथा मित्र में से कौन सा एक उप थीम है? तो अगर हम देखें
फैमिली और फ्रेंड्स में जो थीम है वो कौन कौन सी है? एक है रिलेशनशिप, ठीक है, दूसरा है वर्क एंड प्ले, तीसरा है प्लांट्स और एनिमल्स। ये 4 हैं इसकी सब थीम। कौन कौन सी? तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर कौन कौन से सब थीम्स हैं? रिलेशन है, वर्क एंड प्ले है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो इसमें से क्या दिया गया है? इसमें थिंग्स वी मेक डू नहीं होगा, उसके अलावा वर्क एंड प्ले बिल्कुल है, फूड एंड वाटर नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये बेसिकली क्या है, आपको पूरा सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। जो ईवीएस का सिलेबस है उसमें कौन कौन टॉपिक्स दिए गए हैं वो सब होने चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन, यानी इनमें से कौन सा एक बहुत ही ज़्यादा अपसारी, एक बहुत डाइवर्जेंट, एक बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो एक ईवीएस की टीचर अपने विद्यार्थियों से पूछेगी ताकि बच्चों में, स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है वो प्रमोट हो सके। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑनियंस स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग ऑनियन सीड्स टू सॉइल। यानी शिक्षिका ने क्वेश्चन पूछा बच्चे से कि मिट्टी में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन कौन से हैं। तो इससे कोई क्रिएटिविटी शो नहीं हो रही, वो तो एक सिस्टम है जो फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो पूछा है टीचर ने, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली। यानी शिक्षिका ने क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। इससे बच्चा क्या करेगा, बच्चे का क्रिएटिव माइंड चलेगा, बच्चा सोचेगा कि कौन कौन से स्टेप हम ले सकता कि दिल्ली के अंदर जो समस्या है पोल्यूशन की वो कंट्रोल की जा सके। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए। फिलहाल और ऑप्शंस को पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। टीचर ने क्वेश्चन पूछा है कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन दिया गया है और उससे आप किस तरीके से सॉल्ट को अलग करेंगे। और फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है टीचर ने कि वाई लीव्स हैव ग्रीन कलर, यानी पत्तियों के जो रंग हैं वो हरे क्यों होते हैं। तो इनमें से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा जो शिक्षिका ने पूछा ताकि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो पाए, तो वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि द डायनेमिक, होलिस्टिक एंड एक्सपेरिएंशियल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट्स इज बेस्ट असेस्ड बाय। यानी विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का जो गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। कैसे करेंगे हम? तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, अगर हम रेटिंग स्केल करेंगे नहीं होगा, पेन पेपर टेस्ट से नहीं होगा, ओरल टेस्ट से नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज़। यानी हम क्या करेंगे, कुछ ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ डेवलप करेंगे जिससे हम असेस कर पाएँ बच्चे की ईवीएस लर्निंग को। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। और फाइनली ये है आपका सिलेबस। ये सिलेबस है आपका ईवीएस का। इसमें ये कंटेंट है। कंटेंट में आप देख रहे होंगे कि फैमिली और फ्रेंड्स। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स में कौन कौन से आपके सब थीम्स हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। उसके अलावा देखें और कौन सी है, तो फैमिली फ्रेंड्स के अलावा ये तो इतने सब थीम्स हो गए, ये आपको पूरा याद करना है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे फूड है, थर्ड नंबर पे शेल्टर है, फोर्थ नंबर पे वाटर है, फिफ्थ नंबर पे ट्रैवल है और सिक्स नंबर पे थिंग्स वी मेक डू। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये यहाँ से कितने आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने ईवीएस क्लास थर्ड से आपने अगर क्लास 5th तक का पूरा ईवीएस पढ़ लिया तो 15 क्वेश्चन आप पूरे करके आएंगे गारंटी के साथ। और यहाँ पे फिर ये कुछ पेडागोजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, जो ईवीएस से संबंधित है, यानी कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, कौन कौन से अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी स्कोप है ईवीएस को लेकर के, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस इन इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कौन कौन से सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण है ईवीएस को और किस तरीके से वो समग्र तरीके से पढ़ा जाए। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है हो सकती है, लर्निंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस क्या हो सकती है, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी जो कॉन्सेप्ट अवधारणाएं दी गई हैं उनको प्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी क्रियाकलाप हो सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क,
एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क कौन कौन से हो सकता है कि बच्चा सीख पाए एक्सपेरिमेंट करके, डिस्कशन क्या क्या हो सकता है, CCE आप लोग बताएं CCE का फुल फॉर्म क्या है, CCE का फुल फॉर्म क्या है। उसके अलावा अगर देखें तो टीचिंग मटेरियल और एड्स और प्रॉब्लम्स, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इशूज़ हैं पेडागोजिकल के, और ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं EVS में। तो इतना कर लेंगे आप, तो मुझे लगता है अगर आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया तो कम से कम 30 में से आप 30 या 29 तो नंबर लेके आएंगे ही। ठीक है, तो मैं आपकी बहुत जल्दी हेल्प करने वाला हूँ EVS का। पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे पूरा, और इसके लिए मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा NCERT, जो NCERT की बुक्स हैं उनको पूरा मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्लास 3rd से लेकर के क्लास 5th तक, ताकि हम सारे उन कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ जो पेपर में आते ही आते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है पेडागोजी वाला पार्ट, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।